नमस्कार दोस्तों, युवा उद्यमी कौशल शो में आप सबका स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप? हाउ आर यू? केम छो? का हाल बा हो? अरे बाप रे, का हाल बा? छपरवा कपरवा फाड़ देंगे लगता है। बहुत एक्साइटमेंट है आज तुम में। बिल्कुल, क्यों ना हो। आज हम मेरे फेवरेट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और क्या है ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक? हम आज चर्चा करेंगे सस्टेनेबिलिटी पर, यानी पर्यावरण हितैषी होना। वेल, एक्चुअली इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया था, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हम सबको छोटे छोटे कदम उठाकर ही इसे निभाना होगा। बिल्कुल, छोटे छोटे कदम। जैसे कि मुझे सुनिश्चित करना है कि मैं कभी प्लास्टिक की कोई चीज नहीं खरीदूंगा। वाह वाह। वैसे ये कहना आसान है, करना ही उतना ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ, लेकिन हमें अपने साथ थैली रखनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं तो जूट की, कॉटन की। और अगर हम कोई पुरानी थैली भी प्लास्टिक की इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नए प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमें डेफिनेटली बच के दूर रहना चाहिए। यस, और आप जब भी किसी ठेले वाले से कुछ खरीदें तो आप प्लास्टिक की थैली के लिए सामने से उन्हें मना कर दें। लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा करते हैं तो आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वो प्लास्टिक की थैलियां क्यों दे रहे हैं। उनसे जानिए कि किन कारणों की वजह से वो अब तक ये प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। ये सस्ती है इसलिए, या ग्राहक नहीं मानता, या कोई और कारण है। वैसे हम लोग भी अजीब हैं, हमें अपनी दुनिया भी बचानी है और सब्जियां और तरकारी जो हैं वो किसी तरह से साफ सुथरे रहें, तो हमको प्लास्टिक भी चाहिए। हाँ, हम सोचते हैं कि एक थैली से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन सोचो अगर 1 अरब लोग ऐसी ही सोच रखे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आजकल के नौजवान एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के बारे में जानते हैं। इस पे 2 बच्चों ने हमें सवाल भी भेजे हैं। उनके सवाल सुनने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि रोज की तरह हमारे आज के सवालों के सिलसिले को ध्यान से सुनें। हाँ, तो एक काम करें, पेन और नोटबुक तैयार रखें, सवालों को नोट करें और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें बताएं। या फिर हमारे यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके इस ऐप के द्वारा भी आप हमें जवाब भेज सकते हैं। पहले सही 300 जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवेल, जो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है और आपके पास कोई पर्यावरण हितैषी बिजनेस आइडिया है तो आप ध्यान से सुनिए। आप अपना आइडिया वीडियो के माध्यम से हमें हमारे दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलो अब हम उन 2 युवाओं के सवाल सुनते हैं। हेलो DIY शो, मेरा नाम आतिफ रजा खान है। मैं पटना से हूँ और मेरा कुछ सवाल है जो कि मैं पूछना चाहता हूँ। रिसाइकलिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? मैं तनिषा कुमारी, मैं बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैं DIY शो के द्वारा एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। अगर मैं प्लास्टिक को हटाकर पैकेजिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की इस्तेमाल कर सकती हूँ जो हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकता है? प्लास्टिक की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है और इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? अगर मैं आज के युवा को उद्यमी बनाना चाहूँ तो उन्हें किस प्रकार जागरूक करना होगा? ग्रेट क्वेश्चन, अद्भुत सवाल। रिसाइकलिंग के सबसे बड़े लाभों में से एक है कि आप अपने आसपास के कचरे के ढेर और प्लास्टिक से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और सच कहूं, किसी को कुछ करने के लिए मनाने का सबसे अच्छा और प्रभावशाली तरीका है कि आप वास्तव में खुद वो कार्य करें। डू इट योरसेल्फ, DIY। एग्जैक्टली। और दूसरे प्रश्न के उत्तर जानने के लिए मैं आज के ग्राफिक उपन्यास द पेपरवर्क कंपनी को पढ़ने की अत्यधिक सलाह दूंगी। फिर आप जान जाएंगे कि प्लास्टिक के अलावा आप किन किन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। अपनी कॉपी आप कैसे पा सकते हैं? हमारे सेगमेंट सवालों के सिलसिले में पूछे गए प्रश्न के उत्तर देकर तो अपनी पेन और नोटबुक तैयार रखें। और अब केतन, ये बताओ किसका समय हो गया है? सवालों के सिलसिले का। अरे वाह बॉस, आप तो ब्रिलियंट हैं। मेरे साथ रह रहे के थोड़े स्मार्ट ही होते जा रहे। एक्सीलेंट। तो क्या आप पहले सवाल के लिए रेडी हैं? ओके, तो पहला सवाल, रिसाइकलिंग का क्या मतलब होता है? फिर से पूछ रही हूँ, रिसाइकलिंग का क्या मतलब होता है? और अब अगला सवाल,
करोड़ों लोगों को रिसाइकलिंग करने के लिए आप कैसे राजी करेंगे? वाह, बड़ा प्रश्न है। काफिर, एक बार फिर सुनिए, करोड़ों लोगों को रिसाइकलिंग करने के लिए आप कैसे राजी करेंगे? आज की बताई गई ग्राफिक नॉवेल में हमारी युवा उद्यमी कौन सा व्यापार शुरू करती हैं? क्या महिलाएं उद्यमी, नेता, टीम निर्माण करने वाली और व्यवसाय शुरू करने वाली बन सकती हैं? और ये रहा फाइनल सवाल, क्या ये कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजें या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें वहां पे भी जवाब दे सकते हैं। और अगर आपके मन में कुछ और सवाल हैं, तो वो भी हमें इसी नंबर पर पूछें। पहले 300 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। वैसे काव्यल, मुझे लगता है हमारे दर्शक समझ गए होंगे, उद्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान। एकदम सही, क्योंकि हर समस्या एक तरीके से एक अवसर ही होती है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी। हर वो चीज जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसके विकल्प पर उद्यम शुरू किया जा सकता है। हमें अपने सामान को रखने के लिए किसी न किसी चीज की तो आवश्यकता है ही। जैसे किचन में जो सामान है, उसको रखने के लिए हमें डब्बे चाहिए। और अगर आपको थोड़ी भी शंका है कि यह असंभव है या बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो डोंट वरी, हम अभी आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाकर सारे भ्रम दूर कर देंगे। देखिए कैसे भारत में ये उद्यमी अपने पर्यावरण हितैषी उद्यमों के साथ बदलाव ला रहे हैं। मिलिए दिल्ली की धैर्य गुप्ता से, जिन्होंने अर्थ राइडर्स नाम की कंपनी की शुरुआत की। यह स्टार्टअप बिजली से चलने वाली गाड़ियां किराए पर देता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। अर्थ राइड एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, जिससे हमारे जो पर्यावरण में इतना प्रदूषण है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो ये मुझे आइडिया तब आया कि जो ये टू व्हीलर्स हैं, ये इतना प्रदूषण फैला रहे हैं और इसमें से काफ़ी टू व्हीलर्स आजकल यूज़ होते हैं ये लास्ट माइल डिलीवरी के लिए। तो क्यों ना उसको हम अगर बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बना दें, तो उससे पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। हमारे पास यूथ तो बहुत है हिंदुस्तान में, लोग मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकें या एक पेट्रोल बाइक खरीद के अपनी कमाई कर सकें। तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है और उसी को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो इलेक्ट्रिक ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है इसमें। और दूसरा हमें सपोर्ट किया है, मैं तो ये कहूँगा, जो ये डिलीवरी कंपनीज़ हैं, स्विगी, जोमेटो के साथ हमारा MOU है। तो जब भी हम उनके पास आइडिया लेके गए, मैं एक अकेला एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, तब भी उन्होंने मेरे को एंटरटेन किया, मेरे साथ MOU साइन किया। तो मैं ये तो कहूँगा कस्टमर से और सप्लायर से, दोनों से मेरे को सपोर्ट मिला है। देखा आपने, देखा कैसे इन्होंने एक अच्छी पहल की और हर तरफ से मदद मिली। वैसे ही आप भी अपने जीवन में सकारात्मक पहल करके अनुभव करना कि कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है समथिंग आउट ऑफ नथिंग बनाने का, यानी कुछ नहीं से कुछ बनाने का, यानी बेकार चीजों से कुछ नया और उपयोगी बनाने का। जैसा कि देखिए, एक इनके घर के पीछे ट्रक पड़ी हुई थी, आज ये पीछे से आई है, इनको पीछे ही रखी हुई है वो ट्रक, खुद चला के आई है। तो फिलहाल तो हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। वर्तमान में तो ये हालात हैं कि यहाँ वहाँ सब जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। इतना ज्यादा है कि समझ नहीं आता इसको सुधारने की शुरुआत कहाँ से करें। और फिर मन में ये भी आता है, मैं तो रिसाइकल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कचरा जला रहे हैं, तो क्या फायदा हो रहा है। आपको भी ऐसे बहुत सारे सवाल परेशान करते होंगे, क्यों? पहले तुम मुझे सॉरी बोलो, तुमने मुझे कचरा बताया। तुमको कचरा नहीं बताया, तुम्हारे ट्रैवल प्लान मैं ट्रैवल प्लान से, मैं वो ट्रक से नहीं आई हूँ। फर्स्ट यू से सॉरी, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। सॉरी बोलना चाहूंगा, इन्होंने परसों ही रिक्शा चलाना शुरू किया है, ट्रक इन्होंने कब का छोड़ दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि दुनिया को प्रदूषण से दूर रखने के लिए सबको मेहनत करनी होगी। और सिर्फ एक तरीका नहीं है पर्यावरण को फायदा पहुंचाने का। सिर्फ प्लास्टिक के विकल्प ढूंढ देने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए जैविक खेती करनी होगी, जैविक खाना खाना होगा, डीजल वाली गाड़ियों में घूमने से बचना होगा। दोस्तों, यह समस्या तो नो डाउट बड़ी है। वो कहते हैं ना, अब दिल्ली दूर है लेकिन फिर भी झांचावार, मतलब जहां चाह वहां राह। चलिए इसी बात पर आपको बेंगलुरु की स्मिता कामत से मिलवाते हैं,
जो घर पर प्राकृतिक बायो क्लेंजर्स बनाती है। शुरू में जब मैंने अपनी खुद की यात्रा शुरू की तो मैं बस यह देख रही थी कि क्या टिकाऊ हो सकता है। प्राणापूर्णा के लिए हम कच्चे माल को देख रहे थे कि इसे कैसे जीवन शैली में बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैंने इस बात पर विचार किया कि कैसे अपरिष्कृत के सूत्र को वापस जाएं और उसके अनुसार उन उत्पादों को और बढ़ावा देना है। आज साबुन, तेल और एसिड के बड़े पैमाने पर उपयोग पर्यावरण और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। जैव एंजाइम एक बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि फलों के छिलके बेकार हैं जो वास्तव में खाद की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसलिए यह कीटाणुनाशक का एक बहुत अच्छा विकल्प है और हमने उसे साबुन के साथ मिश्रण करना शुरू कर दिया ताकि हम डिटर्जेंट और उत्पादों की आयु को बढ़ा सकें। जैव एंजाइम गुड़ और साइट्रस छिलके के साथ बनाए जाते हैं। अब इसे ही हम प्रभावी सूक्ष्मजीव कहते हैं। हम इसे वापस ला रहे हैं ताकि यह स्वाभाविक रूप से किसी भी तरह के रोगजनकों के विकास को रोके। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं। हम सब बहुत प्रकार के उद्यम शुरू कर सकते हैं, नौकरियां पैदा कर सकते हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं सुलझा सकते हैं। अब देखो ना, हमारे युवाओं के पास भी इतनी तरह की ग्राफिक नॉवेल एडवेंचर स्टोरीज हैं कि वो पढ़ सकते हैं और अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं। सही बात है। गेट अ प्लान सीरीज में कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 26 से भी ज्यादा स्किल बेस्ड यानी कौशल आधारित ग्राफिक नॉवेल्स हैं जो सस्टेनेबल एंटरप्राइज एडवेंचर्स यानी पर्यावरण हितैषी उद्यम एडवेंचर्स का वर्णन करती हैं। वाओ! आप किसी भी कक्षा में कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपके विद्यालय में 30 अमेजिंग ग्राफिक नॉवेल्स आएंगी। आपको जिन विषयों में रुचि हो उनके बारे में पढ़ें और अपना भविष्य बनाएं। आप चाहे तो मधुमक्खी पालन करके शहद की कंपनी शुरू कर सकते हैं, जैविक सब्जियां वितरण सेवा शुरू कर सकते हैं। बस गाड़ियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन का विकल्प खोजें और आपका पर्यावरण हितैषी व्यवसाय तैयार। असीम अवसर है, असीम अवसर। आप कोडिंग की जानकारी जुटाकर पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या क्या अवसर हैं। आप कोडिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम होशियारी के बारे में भी सीख सकते हैं। ग्राफिक नॉवेल से आपको उनके सारे रोमांचक अवसरों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। अरे वाह! वो अवसर जो आज की तारीख में संभव है, जैसे महिला पुलिसकर्मी बनना, खेल प्रशिक्षक बनना और खुद का पर्यावरण हितैषी सैनिटरी पैड्स का उद्यम शुरू करना। हमारे युवा दोस्तों, आप इन युवा महिलाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं इन कहानियों के द्वारा। गेट अ प्लान प्रोजेक्ट की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इसमें बताए गए जिस विषय के बारे में और जानना है, आप उस पर प्रोजेक्ट बनाते हुए जानकारी जुटा सकते हैं। इसमें आप 4 लोगों की टीम बना सकते हैं और कक्षा के बाहर जाकर प्रोजेक्ट करें और वो आप अपनी टीचर या प्रिंसिपल के पास जमा कर सकते हैं, या आप उसे सीधे गोइंग टू स्कूल के राइटर्स और डिजाइनर्स को हमारे नंबर्स पे व्हाट्सएप या ऐप पे भी भेज सकते हैं। है ना मजेदार? बहुत ज्यादा मजेदार। अच्छा मोहतरमा, हमारे विद्यार्थी तो अपने हिसाब से चुन लेंगे, आप बताइए आपकी चॉइस क्या है? अरे वाह, सो मच तहजीब, आज हमको भी पूछ लिया। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू फॉर आस्किंग। मेरी चॉइस है द पेपर वर्क कंपनी जो काव्या से प्रेरित है। काव्या एक उद्यमी है जो बेंगलुरु में रहती है और उनका खुद का कागज निर्माण का व्यवसाय है जहां वे बिना लकड़ी का प्रयोग किए कागज बनाती हैं। बिना लकड़ी के? वाओ, एब्सोल्युटली अविश्वसनीय, अप्रतिम, अद्भुत। चलिए नॉवल पढ़ने से पहले उनकी कहानी देखते हैं। जाओ। जब आपको बस एक पेड़ काटना होता है ताकि आपको उस पर प्रिंट करना पड़े, या आप बस उस पर लिखना चाहते हैं जो पेड़ों के लिए बहुत ही क्रूर बात लगती है। ब्लू कैट पेपर में हम क्या कर रहे हैं? हम
उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पेपर के लिए पेड़ काटने की जरूरत ही नहीं है। ब्लू कैट पेपर पर पेपर बनाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल होती है वे सभी बेकार चीजें होती हैं। यह बिल्कुल पेड़ मुक्त स्थान है। उत्पादन कचरा हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जब आप वास्तव में कागज की शीट बना रहे होते हैं तो आपको केवल 2 सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो लुगदी होती है और दूसरी चीज पानी होती है। इसके कागज की शीट में एक कपड़ा होता है और एक बार जब आप कपड़ा डालते हैं उसके बाद आपको कागज की काउचिंग करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में आपको मोल्ड को कसकर पकड़ना होगा और आपको कागज को नीचे दबाना होगा। एक बार जब आप शीट छोड़ देते हैं तो आपको पेपर मिलता है। कागज लेकर इसे एक प्रेस में डालें, जहां हम इसे निचोड़कर सूखने देते हैं। एक बार जब हम दबा लेते हैं तो हम प्रत्येक पेपर लेते हैं और इसे ऊपर रखकर सुखाते हैं। कागज को सूखने में लगभग 2 दिन लगते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है यार। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने तरह तरह के कचरे से, केले के पत्तियों से और यहाँ तक कि कारखाने में बचे कपड़ों से भी कागज बनाया जा सकता है। I didn't know this. एग्जैक्टली हाँ, और पता है कि उद्यम की सबसे अच्छी बात क्या है? ये तो घर पे भी बैठ के किया जा सकता है, छोटे पैमाने पर और बहुत सी मामूली निवेश और छोटी सी जगह के साथ। वाह! और जब आप कागज बनाकर बेचना शुरू कर दें तब इसे तो बड़े स्तर पर भी ले जाया जा सकता है। एब्सोल्युटली। आइए देखते हैं हमारी नॉवेल के रोमांचक किरदारों का सफर। चलो चलो। प्लास्टिक को कम करने के लिए मैंने चालू की एक पेपर कंपनी। नहीं, प्लास्टिक बैग में मत दो, पेपर बैग ही चाहिए। मुझे प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए, आप पेपर बैग दो। देखो विनता, हम दोनों साथ मिलकर ये पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस को सोसाइटी को हेल्प करने के साथ साथ प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। तो शुरू करें। सब मुझे फोरसाइटेड बुलाते हैं, अभी भी जब बिजनेस चला रही हूँ क्योंकि बड़े सपने सिर्फ बड़ी आंखों में ही आते हैं। कांची, ये जगह को पल्यूट करके तुम अपनी खुद की बेटी का ही फ्यूचर छीन रही हो। तेरे प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट्स, कूड़े में ही उनकी असली जगह है। अब अपनी पेपर की डिमांड को पूरा करना है। ट्री फ्री पेपर को हाँ बोल दो, प्लास्टिक को नो और क्लीन स्ट्रीट्स को मुबारक करो। नए चैलेंजेस से डरो मत, सॉल्यूशंस अपने आसपास ही है। ध्यान से देखो, अपने फ्रेंड से आइडिया शेयर करो और साथ में मेहनत करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाओ। बहुत खूब। इसे कहते हैं एक आदर्श पर्यावरण हितैषी उद्यम। सब हमारी नायिका को फोरसाइटेड बुलाते हैं। एकदम सही नाम रखा है ना? और कांची रे जैसे लोग तो हमें अपने आसपास बहुत मिल जाएंगे, जो प्रदूषण करने से पहले ये सोचते ही नहीं है कि वे अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधेरे में डाल रहे हैं। हाँ, साथ ही ये भी देखने वाली बात है कि कैसे हमारे कहानी के नायकों ने उनके दोस्तों के दबाव का सामना किया और उनके नकारात्मक विचारों के रवैये से प्रभावित नहीं हुए। ये तो हम सब के लिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कौशल है और सबक भी। अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप बेझिझक हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये प्रोजेक्ट करते समय आपको लगता है कि इस पर बढ़िया व्यवसाय कर सकते हैं या आपका कोई और पर्यावरण हितैषी व्यापार का आइडिया है जिसे आप अपने क्षेत्र में स्थापित करके नौकरियां पैदा कर सकते हैं, और अगर आप 18 से 23 साल की युवा महिला हैं, तो प्लीज हमें अपनी योजनाएं सुनाएं, अर्थात पिच करें। आप वीडियो के द्वारा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको निवेश की राशि जीतने का मौका मिले। हो सकता है कि इस शो में लोगों को प्रेरणा देने के लिए हम आपकी कहानी सुना रहे हो। हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी जब वो दिन आएगा। बिल्कुल। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी एंकरिंग स्किल्स
मेरे साथ रह रहे कि काफी अच्छी हो गई है। लेकिन तुम्हारी एंकरिंग को क्या हुआ? केतन, स्टॉप इट। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ कि नहीं? लेकिन ठीक है, तुम्हें एक मौका और देते हैं। अगले एपिसोड का टॉपिक तुम ही चूज करना। मैं चूज करूं? जरूर, व्हाई नॉट। और आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमें इस नंबर पर वीडियो व्हाट्सएप करें। अपना नाम, नंबर, पता देना ना भूलें। क्या पता अपने आइडिया के लिए आपको फंडिंग मिल जाए। और भी कुछ सवाल हो तो बेझिझक भेजिएगा हमें। आप हमारा ऐप डाउनलोड करके उसके जरिए भी भेज सकते हैं। और अब दोस्तों हमें आज्ञा दें। अरे भाई, लैपटॉप की जान लेने पे क्यों तो रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है? क्या कर क्या रहे हो? मैं एक बहुत खास प्रोग्राम बना रहा हूं। कोडिंग करके प्रोग्राम बनाओ। एक ऐसा प्रोग्राम जिससे जब हमें भूख लगे तो ये प्रोग्राम का बटन दबाते ही हमारी भूख मिट जाएगी। ऐसा लगेगा पकवान खा के बैठे। कमाल 150 किलो। ऐसा कोई प्रोग्राम बनने नहीं वाला। तुम ये खाओ, अपनी भूख मिटाओ। लेकिन कोडिंग से हम लोग ऐसे प्रोग्राम जरूर बना सकते हैं जिनसे ना आपकी मेरी लेकिन पूरे दुनिया की बहुत मदद हो सकती है। कोडिंग के बारे में जानेंगे और हमारे शो पे जिसका नाम है युवा उद्यमी कौशल शो। मैं काव्य अर्चदानी और ये बुखड़ केतन सिंह। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला। इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय। यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का, नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जया। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प विषय के बारे में बात करने आई हूं। ये विषय दिलचस्प इसलिए है क्योंकि सिवा सोने के टाइम हम इससे जुड़े रहते हैं। पता है ये क्या है? अंग्रेज़ी में बड़े स्टाइल में हम इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन यानी संचार का अर्थ है किसी जानकारी का आदान प्रदान करना। स्किल का मतलब है हुनर या योग्यता। अगर ये आदान प्रदान सही तरीके से ना किया जाए तो इसका असर आपकी तरक्की पर पड़ सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी सही तरीके का कम्युनिकेशन आपकी भविष्य के लिए कितना आवश्यक है। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस और मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। एक रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित रूप से विचारों को प्रकट करना और दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन यानी बातचीत से विचारों को प्रकट करना। रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के इस फिल्म में कई हीरो हैं। चलिए आज मैं आपको परिचित कराती हूँ इसमें से एक हीरो, वो है ईमेल कम्युनिकेशन। कंप्यूटर में लिखा गया पत्र जब इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजा जाता है उसे ईमेल कहते हैं। ईमेल लिखते समय हमें 5 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ईमेल का मुख्य भाग है
क्योंकि सब्जेक्ट संक्षिप्त रूप से ईमेल किस बारे में लिखा है इसका जानकारी ईमेल प्राप्त करने वाले को देते हैं। इसलिए सब्जेक्ट हमेशा ईमेल के विषय से जुड़ा रहना चाहिए। अगर ईमेल अर्जेंट या कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय हो तो सब्जेक्ट में इन शब्दों का यानी अर्जेंट, कॉन्फिडेंशियल जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे ईमेल और अधिक इफ़ेक्टिव बनता है यानी प्रभावशाली बनता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अगला भाग है सैल्यूटेशन यानी संबोधन। जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो लिखते हैं ना डियर फ्रेंड, हाय फ्रेंड, वैसा ही जब ईमेल शुरू करते हैं हमें सैल्यूटेशन यूज़ करना चाहिए। सामान्य रूप से हम यूज़ करते हैं रेस्पेक्टेड सर, डियर मैडम, हाय सूर्या, ये जैसा सैल्यूटेशंस। फॉर्मल या औपचारिक ईमेल में डियर, रेस्पेक्टेड जैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए और इनफॉर्मल ईमेल्स में यानी जो हम दोस्तों को या परिवार वालों को भेजते हैं उनमें हाय सूर्या, हेलो सूर्या जैसे सैल्यूटेशन का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा भाग है कंटेंट। कंटेंट ईमेल का सबसे बड़ा भाग होता है। कंटेंट में हम ईमेल जिस विषय पर लिखा गया है उसका विस्तार से विवरण करते हैं। जब ईमेल लिखते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंटेंट 2 या 3 पैराग्राफ में आप बांट लें। इससे पढ़ने वाले को ये आसान से समझ में आ सकता है। कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा ना लिखना चाहिए और ईमेल प्राप्त करने वाले से हम क्या चाहते हैं ये भी ईमेल में साफ होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पैराग्राफ में कंटेंट को आप समाप्त करें। इससे ज़्यादा हो तो बड़ा वाला ईमेल कोई पढ़ता ही नहीं है। ईमेल का चौथा भाग है सिग्नेचर। सिग्नेचर ईमेल लिखने वाले का पहचान होता है। इसमें पहला आता है कंक्लूशन जैसा शब्द यानी कि थैंक्स और थैंक्स एंड रिगार्ड्स जैसे शब्द। फिर लिखेंगे आपका नाम, डेसिग्नेशन या कंपनी में आपका पद, कंपनी या घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ताकि ईमेल पढ़ने वाले को पता चले आपसे संपर्क करना है तो कैसे करें। ईमेल का पांचवा और आखिरी भाग है अटैचमेंट। कई बार हम शब्दों से पूरा नहीं बोल सकते, इसलिए एक अटैचमेंट ईमेल में जोड़ना पड़ता है। ईमेल अटैचमेंट कई तरह के हो सकता है। एक डॉक्यूमेंट और एक रिपोर्ट जैसा भी अटैचमेंट होता है। पिक्चर या डॉक्यूमेंट या एक्सेल जैसे कि लिस्ट जैसा कुछ डॉक्यूमेंट, ये सब हम अटैचमेंट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बताना हो और उसके लिए एक पिक्चर चाहिए तो पिक्चर जोड़ सकते हैं। कभी कभार ऑडियो अटैचमेंट जैसा स्पीच या गाना भी जोड़ सकते हैं। और भी कई तरह के फाइल्स है जो हम अटैच कर सकते हैं। इस पिक्चर में जो दिखा रहा है स्क्रीन पे, इसका एग्जाम्पल्स और अटैचमेंट्स कैसा होता है इसका एक सैम्पल दिखाया गया है। आप समझ गए होंगे कि ईमेल का 5 इम्पॉर्टेंट भाग कौन से हैं। ईमेल लिखते समय ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे आपका ईमेल बहुत ही सफल होगा और आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो यही ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले आपको मैं एक क्विज़ क्वेश्चन देना चाहती हूँ। क्विज़ क्वेश्चन ये है, इस दुनिया में पहला ईमेल किसने भेजा था? इसका आंसर आप दे सकते हैं और इसका प्राइजेस भी आपको मिलेगा। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है
21961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। अर्ज किया है साहिबान कदरदान कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब यहाँ मौजूद हैं। वाह वाह। और आज तो हम मेरे पसंद का एडवेंचर पर बात करने वाले हैं। क्या बात है जनाब। तो आज हमारे युवा उद्यमी कौशल शो का टॉपिक है माया लर्न्स टू कोड, अर्थात माया का कोड लाया बदलाव। वाह वाह, क्या इंट्रोडक्शन था सर। आप तो अलग लेवल पे जा रहे हैं एकदम। ये तो मेरा बड़प्पन है। हाँ, और ये टॉपिक तो मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि माया खुद को सिखाती है, प्रशिक्षित करती है और पहल करती है, और ये आप, मैं और हम सब कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, कहीं से भी कर सकते हैं। मैं कल अपने बाथरूम में कर रहा था। अगर आपके पास एक सिंपल स्मार्टफोन है और इंटरनेट की सुविधा है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कोडिंग सीख सकते हैं, जैसे कि YouTube, अलग अलग एप्स, वेबसाइट्स आदि 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 आदि। आगे जाने से पहले, एंड बिफोर आई फॉरगेट, आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि रोज की तरह हमारे आज के सवालों के सिलसिले को ध्यान से सुनिए। यस, आप पेन और नोटबुक तैयार रखिए, सवालों को नोट करिए और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें भेजें, या फिर यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके इस ऐप के द्वारा भी आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं। पहले से ही 400 जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवेल, जो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक की है और आपके पास कोई पर्यावरण हितैषी बिजनेस आइडिया है, तो आप अपना आइडिया वीडियो के माध्यम से हमें व्हाट्सएप कर दें। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कोडिंग होता क्या है और ये कैसे यूज किया जाता है। केतन, हमारे युवाओं ने हमें कुछ सवाल कोडिंग के बारे में भेजे हैं। पेन और नोटबुक तैयार रखिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब भी आपको हमें भेजने पड़ेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ईशा वर्मा है और मैं पटना में रहती हूँ। मैं आज DIY शो से सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं कोडिंग के माध्यम से कौन कौन से उद्यम शुरू कर सकती हूँ। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं पटना का रहने वाला हूँ। आज के DIY शो से मैं यह जानना चाहता हूँ कि बढ़ते वायु प्रदूषण को कैसे रोकें और इससे पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं। वेबसाइट को बनाने के लिए
किस तरह की कोडिंग की कौशल आना चाहिए। थैंक यू। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो कोडिंग एक भाषा होती है जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सीखी जाती है। यहाँ तक कि कोडिंग से आप ऐसी एप्स बना सकते हैं जिसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपयोग हो सकता है। और हम सबको लगभग 3 भाषाएं तो आती ही, तो जहां 3 सीख ली वहां एक और सही। आप हमें इन सवालों के जवाब जरूर भेजिए। काबिल, तुमने ऑफलाइन टू ऑनलाइन जो ये जिक्र किया ना, इससे मुझे याद आ गया कि वक्त आ गया है सवालों के सिलसिले का, जहां हमारे युवा दर्शक हमारे क्वेश्चंस यहां ऑफलाइन सुन के अपने जवाब ऑनलाइन दे सकते हैं। तो शुरू करें सवालों के सिलसिले। तो पेन और नोटबुक तैयार है? बहुत खूब। आज के सवालों के सिलसिले में हम आपसे बिल्कुल रैपिड फायर स्टाइल में सवाल पूछेंगे। आपको केवल ट्रू और फॉल्स यानी सच या झूठ, इनमें बराबर हमको जवाब देना है। शुरू करें। सच या झूठ, केवल पुरुष ही कोडिंग कर सकते हैं। मैंने कहा सच या झूठ, केवल पुरुष ही कोडिंग कर सकते हैं। सच या झूठ, एक ऐप बनाने के लिए आपको कोडिंग सीखना जरूरी है। सच या झूठ, सभी प्रकार के एप्स आपको खुश कर सकते हैं। सच या झूठ, दुनिया में हर कोई ऑनलाइन है और टेक्नोलॉजी के साधन उसे उपलब्ध है। बताइए, फिर से पूछ रहा हूं, सच या झूठ, दुनिया में हर कोई ऑनलाइन है और टेक्नोलॉजी के साधन उसे उपलब्ध हैं। सच या झूठ, सबसे अच्छी तकनीक वो है जो सही कीमत पर बहुत से लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है। एक और बार गहरा सवाल। सबसे अच्छी तकनीक वो है जो सही कीमत पर बहुत से लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है। सच या झूठ, लड़कियां कोडिंग कर सकती हैं। फिर से, सच या झूठ, लड़कियां कोडिंग कर सकती हैं। आप अपना जवाब हमें इस नंबर पर जरूर भेजें। आप यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके भी हमें जवाब भेज सकते हैं। पहले 400 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल माया का कोड लाया बदलाव। तो जल्द भेजिए अपने जवाब, हम वेट कर रहे हैं। घूमू क्या कर रहा है? ओ मेरा फोन। एक सेकंड। हैं? ठीक है। अब क्या कर रहे हो? अरे हमें मैसेजेस आ रहे हैं भाई, हमें सबके मैसेजेस आ रहे हैं, कितने सारे लोगों के। सी वाओ, ऑलरेडी कह रहे हैं कि मतलब ये लोग जो हैं कोडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं। तो कोई बात, अरे चुप, बता रहे हैं, 1 मिनट। कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ना ये सब। कोडिंग, एआई, सॉफ्टवेयर। वास्तव में कोडिंग ने तो हमारी दुनिया ही बदल दी है। अगर आपकी इसमें रुचि है तो आप भी कोडिंग से सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैसे आप ऐसे ऐप्स बना सकते हैं जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे ऐप्स बना सकते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे जब वो बाहर निकले। आप हेल्थ ट्रैकर बना सकते हैं जो आपको समय समय पर आपके स्वास्थ्य की जानकारी दे। आप ऐसा कुछ भी बना सकते हैं जिससे आप घर बैठे एक बटन दबाए और आपके खेत में सोलर पंप्स चालू हो जाए और आपकी फसल को पानी मिल जाए। या फिर ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसमें आपके बाल में कितनी जुएं हैं आप पता कर लें और उन्हें सब शैम्पू लगा के बाहर निकाल लें। मतलब जुओं वाला बकवास है, लेकिन ये सारे के सारे जो इन्होंने बताए सारे बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं। एंड फ्रेंड्स, कोडिंग में तो अवसर ही अवसर हैं। पता है, अगर आप अपने कोडिंग कौशल को निखार लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी के लिए घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं, जिसे आज के डेट में कहा जाता है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम, बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम, दैट इज सच अ ब्रिलियंट आइडिया ना। आप नौकरी कर सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और ऐसा उद्यम चला सकते हैं जो स्थानीय व्यवसायों की मदद करे, यानी आपके क्षेत्र के लोगों की मदद करे। और सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों की नहीं, इंटरनेट की तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप पूरे दुनिया के लोगों की मदद कर सकते हैं, कि नहीं? सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। अरे ये लो, लाइट चली गई। ये एक बड़ी समस्या है यार। कभी कभी इंटरनेट भी बहुत परेशान करता है और बिजली तो बार बार चली जाती है।
ये लो, वापस आ गई। मैं नहीं बोला वापस आने के लिए। वैसे देखो, ये प्रॉब्लम तो है। हमें दरअसल अपनी सोच में ना बैलेंस करने आना चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि कोडिंग सर्वव्यापी है। इसे जरूर सीखना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पूरा व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन जो है, ये सब कुछ ऑनलाइन या स्क्रीन तक सीमित ना रह जाए। जैसे कि हमारे आइकिया फाउंडेशन के दोस्त पैट्रिक कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से व्यापार का विस्तार होता है, लेकिन अगर व्यापार को सफल बनाना है तो वो इंसानियत से ही संभव है। वाह, स्मार्ट पॉइंट, वेरी नाइस। कितने कम शब्दों में कितना कुछ कह दिया। चलिए अब आपके सामने तकनीक का एक और अजूबा पेश करते हैं, ICT। ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या हो गया केतन? इसके बारे में आपको हम नहीं, हमारी बीटी की दोस्त ज्योति सिंह बताएंगे, जो IT डोमेन में ग्लोबल नॉलेज मैनेजमेंट लीड कर रहे हैं। ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, ICT एक बहुत ही वास्ट डोमेन है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, कम्युनिकेशन यानी कि उसका संचार, और टेक्नोलॉजी यानी कि कोई तकनीक। तो सरल से शब्दों में अगर देखें तो सूचना का संचार कराना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से। अब देखिए, अब आप इस समय साधन क्या है, आप किसके ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं? अपने घर में टेलीविज़न की मदद से ले पा रहे हैं। तो ये होता है ICT के टूल्स, यानी कि वो साधन जिनके द्वारा आप इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर पा रहे हैं। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे साधन आपके घर में हैं। अब जैसे आपका फ़ोन है, आप उससे इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, उससे रिसीव भी कर सकते हैं। तो फ़ोन क्या है? एक ICT का टूल है, एक साधन है। ऐसे ही आप मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो ये सभी कुछ ICT है। आप जहाँ जाएंगे अपने को ICT से जुड़ा हुआ ही पाएंगे। जो घर में आपके न्यूज़पेपर आता है सुबह सुबह, वो क्या है? वो भी तो आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है ना, किस टेक्नोलॉजी के द्वारा? प्रिंट टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसमें कुछ भी याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। आप इसको समझिए कि इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन हो रहा है किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा। कैसा लगा तकनीक का ये अजूबा? अद्भुत है ना? मगर दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोडिंग निसंदेह बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इससे दुनिया की हर समस्या का समाधान संभव नहीं है। जैसा कि आपको तो पता ही हो कि बातचीत करते वक्त हमारा सिर्फ 20 से 30% संचार शब्दों से होता है। इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपसे या किसी से भी बात में इंटरनेट के द्वारा करूं। अगर मुझे ये समझना होगा कि क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, इसके लिए मुझे आपसे मिलना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आमने सामने मिलने का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे कुछ कलाकृति देख रहे हैं या कोई एक्ट देख रहे हैं, तो आप उससे इतना जुड़ा महसूस नहीं करेंगे जितना कि अगर आप उस इंसान के सामने हैं या उस एक्ट को सामने सामने बैठ के देख रहे हैं। जैसे अगर आपकी बहन आपको अपने हाथों से खत लिख रही है, उसमें और एक ईमेल में जो भाव होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। क्यों? करेक्ट, एब्सोल्युटली। मतलब मुझको देखिए, एक बार मैंने ऑनलाइन शादी कर ली थी, ऑनलाइन हनीमून मनाया, ऑनलाइन बच्चे हुए जो आजकल पता नहीं किसी फेसबुक या स्काइप पे पड़े होंगे। ये तो तुमने मुझे बताया नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। वीडियो कॉल वगैरह कभी भी जो मतलब मिलकर बातचीत होती है ना, उसका विकल्प नहीं बन सकते। बिल्कुल, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए ना, तो उससे उन सब चीजों का ध्यान रखा जा सकता है जिन चीजों की हम परवाह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके इंटरनेट वाले बच्चे। हाँ, बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर हमारे पास कोई पेट है, कोई कुत्ता है, तो हम उसे टेक्नोलॉजी से मॉनिटर कर सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हो, और ये ध्यान रख सकते हैं कि वो बेचारा गुम ना हो जाए। अरे एक बार मेरा कुत्ता गुम हो गया था, लेकिन फिर 1 घंटे बाद मुझे पता चला कुत्ता तो घर पे है, गुम मैं हो गया हूँ। और बेचारे के पास कोई ऐप नहीं था। ये ऐप हमारे यस ऐप को आप देखिए, हमने ये ऐप आपकी शिक्षा के लिए बनाया है, या फिर ऐसी ऐप जिसके माध्यम से बड़े शहर के लोग गांव में किसानों से बातचीत कर सकें,
मुझे लगता है कि अब हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए। हाँ, और हमें भारत में फैले हुए हमारे सारे दोस्तों से पूछना चाहिए कोडिंग के बारे में। उनके अनुसार उसे कैसे सीखा जा सकता है और कोडिंग सीखने के बाद क्या क्या किया जा सकता है। क्या हम उनसे वीडियो कॉल के द्वारा बात कर सकते हैं? जरूर, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और मैं बीटी में कार्य करती हूँ। आज हम बात करेंगे पाइथन के बारे में, यानी कि जो है इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज। इसे सबसे पहले 1991 में ग्विडो वैन रॉसम ने बनाया था और तब से लेकर अब तक ये बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में कंप्यूटर से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेरा नाम दिव्या सिंह है और मैं बीटी इंडिया में आईटी डोमेन में काम करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आईसीटी के बारे में। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी एक बहुत ही वास्ट डोमेन है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए। हेलो, मेरा नाम आयशा जाफी है और मैं ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए काम करती हूँ। आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले उसकी जांच बहुत जरूरी है। इसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रक्रिया है जो पता करती है कि उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कोई दोष है या नहीं, और इस बात की जांच करता है कि जिस उद्देश्य से वो सॉफ्टवेयर लिखा गया था वो सही मायनों में पूरा होता है या नहीं। अर्ज किया, मेरे देश के युवाओं, अपने अंदर के उद्यानी को जगाओ। आप में योग्यताएं हैं असीम, कोडिंग से बनाओ दुनिया हसीन। वाह वाह, क्या बात है। कितना टाइम लगा लिखने में? नेचुरल, ऐसे ऑन द स्पॉट लिखता हूँ। नेचुरल टैलेंट एंड ऑल। तो अब तुम हम सबको हर एपिसोड में एक शेर सुनाओगे, चलेगा? वैसे भी ऑन द स्पॉट ही बना लेते हो ना? हाँ। क्यों नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने, आपको बस रास्ता चुनना है ताकि आप उसमें अनुभव प्राप्त कर पाएं। इससे आपको समझ आ जाएगा कि आप इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। हाँ, अपने अंदर के खोजी को हमेशा जिंदा रखें। अगर आप खोज जारी रखेंगे तो आपके लिए जो सही होगा वो आप जरूर खोज पाएंगे और एक नंबर के खोजिया कहलाएंगे। खोजिया नंबर 1, खोजिया नंबर 1। चलो अब हम आज के टॉपिक का वीडियो देखते हैं। पेश किया जाए। मैं नालंदा की झाबुनी गांव में रहती हूँ, जहाँ 2 साल से पर्याप्त रेनफॉल नहीं हुआ है। फसलें बर्बाद हो रही है, लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सलूशन है, बस दिमाग लगाकर मेहनत करनी पड़ती है। मैं दिल लगाकर कोडिंग सीख रही हूँ और एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ। मुझे पता है कि कोडिंग की मदद से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सब गांव छोड़ना चाहते हैं। मॉनसून में देरी हो गई है, पानी महंगा होता जा रहा है और पौधे गर्मी नहीं सह पा रहे हैं। हम बारिश का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम सूरज का इफेक्ट कम नहीं कर सकते? झाबुनी गांव ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। मैं ग्रेजुएट बनना चाहती हूँ। माँ बाप जल्दी शादी करवा रहे हैं। काश इसके लिए भी कोई ऐप होती। हमारे पास गोदाम नहीं है, इसीलिए वेंडर सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। हमें बहुत कम दाम दे रहे हैं। केमिकल्स और पेस्टिसाइड से जमीन बंजर होती जा रही है। बांध सूख गए हैं। पानी का एकमात्र सोर्स तालाब ही रह गया है। माया ने कोडिंग की मदद से इन सब प्रॉब्लम्स का सामना किया। उन्होंने टीम वर्क और इनिशिएटिव्स जैसी बहुत सारी स्किल्स का यूज किया और अपनी और अपने गांव की हालत सुधारी। पढ़िए, माया डिसाइड्स टू कोड। देखा काबिल, इसे कहते हैं कौशलों का सही इस्तेमाल। माया ने अपने टीम वर्क और इनिशिएटिव लेने के कौशलों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और सब कुछ सही कर दिया। ऐसे होते हैं असली उद्यमी। वाह केतन, मान गए तुम्हारी चॉइस को। मुझे तो मजा ही आ गया जब माया ने डिजाइन थिंकिंग कौशल का प्रयोग करके सूरज के प्रभाव को कम कर दिया और फसलों को सूखने से बचा लिया। तब माया में
साहस भी कूट कूट के भरा है। देखा कैसे उसने अपने दोस्तों के दबाव में ना आकर कोई गेम नहीं बनाया, पर अपनी सुपर हीरो जैसी समस्या सुलझाने वाले कौशलों से कोडिंग की और कचरे की प्रॉब्लम का हल भी निकाला। बिल्कुल, उसने जो किया उससे बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ, ऐसे लोगों तक का फायदा जिन्हें वो जानती भी नहीं है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि उद्यमियों के बारे में ये कहा जा सकता है, या तो उनके साथ कुछ होता है या उनके अपनों के साथ कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से वो समस्या का हल जुटाने में लग जाते हैं। होता यह है कि उद्यमी उस समस्या को अवसर के रूप में देखते हैं, लाइक एन अपॉर्चुनिटी, और उसे हल करने में बिंदास लग जाते हैं। और अगर आप बिहार में कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच के छात्र हैं तो हमें अपने स्कूल का नाम बताएं। हम आपके स्कूल में इन ग्राफिक नॉवेल्स का सेट भेज देंगे जिसमें माया लर्न्स टू कोड भी शामिल होगा। इससे आप और आपके स्कूल के सहारे विद्यार्थी इन्हें पढ़कर अपनी जिंदगी के रोमांचक सफर की शुरुआत कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें बेहिचक इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये अच्छी बात है ना कि हमें ये नॉवेल्स की हार्ड कॉपीज मिल जाएंगी। हम यही तो चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सब कुछ ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। अच्छा संतुलन है, कोडिंग सीखेंगे ऑनलाइन लेकिन उसकी कहानी पढ़ेंगे ऑफलाइन। एंड पता है, अगर आप एक नए दृष्टिकोण के साथ पढ़ेंगे तो आपको हर कहानी में उद्यम एडवेंचर मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हर कहानी में कोई कुछ अलग, कुछ नया करता है जिससे बहुत लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। बिल्कुल, और क्या बात है, आप चाहे तो खुद एक उद्यमी के एडवेंचर से भरी कहानी लिखकर हमें भेज सकते हैं। ये बढ़िया रहेगा क्योंकि एक उद्यमी यही तो करता है, कुछ अलग, कुछ नया। तो चलिए, आज के शो पर बस इतना ही। और हाँ, हमारे सवालों के जवाब आप हमारे दिए गए इस नंबर पर दे सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े अपने कुछ भी सवाल हमारे दूसरे नंबर पर वीडियो व्हाट्सएप करें। अपना नाम, नंबर, पता देना ना भूलें। अगर हमें आपका बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो शायद आपके प्रोजेक्ट के आइडिया के लिए फंडिंग भी मिल जाए। वाह! और अगर कुछ सवाल भी हो तो वो भी भेजें। हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। और आप तो मुझे मिले ही हैं पहले, काव्यल सिदानी, आपकी खुशियों की डॉक्टर। मैं फिर से आपको मिलूंगी इसी शो पे। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा नाम केतन सिंह है। बाय बाय। अरे बाल ठीक है बॉस, गाड़ी चलाओ। क्लच धीरे धीरे छोड़ो भैया, ऐसे नहीं। लास्ट है। हाँ, थोड़ा सेफ्टी से। हाँ, यार केतन, ड्राइविंग क्यों नहीं सीख लेते यार? अच्छे से प्रॉपर्ली ट्रेनिंग कर लो ना। लड़कियां आके हमें सिखाएंगी ओए! गाड़ी कैसे चलती है। लड़कियां अच्छे से ड्राइविंग करती हैं और लड़कियां ड्राइविंग सिखाती हैं। उनका ड्राइविंग स्कूल है और तुम्हें वहां पे जाने की सख्त जरूरत है। कहाँ पे? किधर है? एड्रेस तो दो। सब देती हूँ, हमारे युवा उद्यमी कौशल शो पे। मिस मत कीजिएगा। नाम भूल गए अपना? ओ, मेरा नाम केतन सिंह और मैं काव्यल सिदानी। जल्द मिलेंगे आपको।